हेलो एवरीवन। आज हम आपको हिंदी प्रथम के अंतर्गत पार्ट 3 बस की यात्रा का रिमेनिंग पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। भाग 1 में हमने इसकी व्याख्या करी थी और अब बची हुई व्याख्या को आगे हम पूरा करेंगे तथा अभ्यास कार्य के अंतर्गत जो भी कार्य है वो पूरा कराया जाएगा। आगे लेखक कहते हैं, प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। यहाँ लेखक के मन में जो जो शंकाएं उत्पन्न हो रही थी, जो जो भय उत्पन्न हो रहा था, उसका यहाँ वर्णन कर रहे हैं। वो जो दृश्य सामने आ रहा था जंगलों का, जैसे आसपास घने पेड़ों का, नदी तालाबों का, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। जब उसकी खिड़की से वे देख रहे थे तो दृश्य बहुत ही अच्छे लग रहे थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे चहचहा रहे थे। जैसा कि बस की हालत खस्ता थी, लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ही कोई पेड़ आता सड़क के किनारे तो वह उसे दुश्मन जैसा नज़र आने लगता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि शायद बस पेड़ से टकरा सकती है। जो पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो जान में जान आ जाती और दूसरे पेड़ का इंतजार करने लगता। झील दिखती तो मानो ऐसा लगता कि बस इसमें गोता खाने ही वाली है। गोता लगा जाएगी और डुबकी लगा जाएगी। अगला आगे लेखक बताते हैं कि एकाएक बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक है। इत्तेफाक बच्चों, इत्तेफाक का मतलब होता है संयोग। यहाँ लेखक बताते हैं कि एक बार फिर से बस रुकी, फिर कुछ ना कुछ उसमें खराबी आ गई। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की पर वो चलकर नहीं दी। बस ने अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है, ये तो बस एक इत्तेफाक या संयोग की बात है। ऐसा वैसा कभी इसके साथ कभी नहीं हुआ। ये तो आज ही पहली बार ऐसा संयोग हुआ है। ऐसा समय हो गया है कि ये बस के साथ कुछ खराबी आ रही है, वरना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी के हिस्सेदार ने भरोसा दिलाते हुए कहा, बस तो बहुत अच्छी है, बस थोड़ी सी कुछ ना कुछ खराबी है और ये डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा कभी कभी हो जाता है। आगे लेखक बताते हैं कि क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियावान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जैसा कि रात हो गई थी, चांदनी रात थी, तो क्षीण चांदनी में पेड़ों की छाया, क्षीण का मतलब कमज़ोर चांदनी में पेड़ों की छाया के नीचे वह बस बड़ी बेचारी लग रही थी। वृक्ष आपको पता है पेड़ों को कहते हैं। दयनीय का मतलब होता है बेचारी लग रही थी। और बस जैसा कि रुक चुकी थी, अंधेरा हो चुका था और चांद की चांदनी में पेड़ों की छाया के नीचे वह बस खड़ी थी और बहुत ही बेचारी सी लग रही थी, क्योंकि उसकी हालत बहुत दयनीय थी। दयनीय यानी बेचारी। लगता जैसे कोई बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई हो। वृद्धा का मतलब यहाँ पर बूढ़ी औरत। बस इस तरह से रुक कर खड़ी हो गई थी जैसे कोई बूढ़ी औरत थक कर बैठ जाती है। उन्हें अपने आप पर खेद हो रहा था। ग्लानि मतलब खेद हो रहा था कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, यानी इसके प्राण निकल गए, प्राणों का अंत हो गया, तो ये पूरी तरह बेकार हो गई है।
और इस सुनसान जंगल में इसकी अंत्येष्टि यानी अंतिम क्रिया किस प्रकार से होगी। हमें इसका यहीं पर त्याग करना होगा और अपना सफ़र कैसे पूरा करेंगे, इस सब की परेशानी लेखक के मन में चल रही थी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। कंपनी के जो हिस्सेदार थे उन्होंने इस बस को खोलकर इसमें कुछ सुधार किया और फिर बस थोड़ी सी आगे बढ़ी। इसके पश्चात बस आगे बढ़ी और उसकी जो गति थी, चाल थी, वो कम हो गई थी, बहुत धीमी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि पैदल यात्रा कर रहे हैं। वो बस इस प्रकार चल रही थी जैसे कि पैदल यात्रा कर रहे हैं। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बस की हेडलाइट की रोशनी अब कम होने लगी थी। ज्योति यानी रोशनी। और वृद्धा बस को कह रहे हैं कि आँखें जो हैं उसकी हेडलाइट को बताया जा रहा है। चांदनी रात में वो रास्ता ढूंढकर धीरे धीरे चल रही थी। जैसे कि वो वृद्धा थी, उसकी आंखों की रोशनी जो हेडलाइट थी वो कम हो गई थी और वो रात में रास्ता ढूंढ रही थी, ऐसा लग रहा था। अंधेरी रात में उसकी हेडलाइट कमज़ोर हो गई थी, रोशनी कम थी, इसलिए चांदनी का सहारा लेकर ड्राइवर उसे धीरे धीरे चला रहा था। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम किनारे पर खड़ी हो जाती और बस का ड्राइवर साथ से गुजरने वाली गाड़ियों को कह रहा था कि बगल से निकल जाओ। वे जो गाड़ियाँ गुजर रही थी वह नई नवेली थी, जवान थी, इसलिए वह उसे बेटी कहता है। लेखक बस की तरफ से कहते हैं कि उसकी तो भाई उम्र हो गई है, तुम जवान हो, तुम निकल जाओ, मैं तो भाई धीरे धीरे ही आऊँगी। आगे लेखक कहते हैं, एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वे टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। यहाँ पर बच्चों एक पुलिया यानी बस एक छोटे से पुल के ऊपर पहुंची ही थी। पुलिया को एक छोटा सा पुल था कि एक टायर फिस करके बैठ गया। फिस यानी एक प्रकार की ध्वनि, जो टायर की जब हवा निकलती है तब होती है। टायर से एक प्रकार की ध्वनि निकली तो सब समझ गए कि टायर पंचर हो गया है। अब और सफ़र वहीं रुक गया। बस की गति बहुत कम थी, इसलिए शायद किसी को परेशानी नहीं हो रही थी, कोई घायल नहीं हुआ। अगर स्पीड ज़्यादा होती तो बस नाले में या जो गहरा नाला बह रहा था उसमें गिर सकती थी। लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार की तरफ सम्मान के साथ देखा और सोचा कि वे टायरों की हालत जानते थे, फिर भी खतरा मोल ले रहे हैं और अपनी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफ़र कर रहे हैं। और यहाँ पर ये लेखक उसके बारे में कुछ श्रद्धा भाव से उसकी ओर देखते रहे और सोच रहे थे कि भाई बहुत बड़ी मालिक भी ऐसा खतरनाक बस में सफ़र करने के लिए, मरने के लिए तैयार है। ये तो बहुत हैरानी की बात है। यहाँ पर उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, जो ये लाइन आई है। उत्सर्ग कहते हैं बच्चों बलिदान के लिए, और दुर्लभ जो कि बहुत कम चीज़ मिलती है, बहुत कम देखने को मिलता है। आगे लेखक कहते हैं कि सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। यहाँ लेखक बताते हैं कि अब लेखक हिस्सेदार के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो ऐसी खस्ता हालत में भी बस चलाते हैं और ख़ुद भी उसमें सफ़र करते हैं, यानी अपनी जान की भी उन्हें चिंता नहीं रहती। वे सोचते हैं कि इसे तो कंपनी का मालिक नहीं बल्कि क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था।
क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें अपना आत्म बलिदान देने का साहस हो, जिनमें कहीं का नेता होना चाहिए ताकि वे किसी अच्छे आंदोलन का नेतृत्व कर सकें। यहाँ लेखक कहते हैं, अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिया, मर गया, वह टायर नहीं बदला। यहाँ शब्द आया है पसारे। पसारे बच्चों, पसारे का मतलब होता है फैलाए, और प्राण जान। लेखक अब इस तरह से भय से गिरे हुए थे और सोच रहे थे कि अगर वे मर जाते तो देवता बाहें फैलाए उनका इंतजार करते। लेखक उसके बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि अगर ये बस यात्रा करते हुए मर गया या फिर सब मर जाते तो ईश्वर हमारे लिए ही बाहें पसारे बैठे हमारा इंतजार करते। इसलिए वे कहते हैं कि कितना महान आदमी है, एक टायर बदलने की बजाय अपने प्राण दे दिए, ये बहादुरी का काम है। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद हमने छोड़ दी थी। यहाँ पर लेखक कहते हैं, कंडक्टर साहब ने अपना सहयोग दिया और टायर बदला, फिर बस चल पड़ी। लेकिन लेखक को ये जरा भी विश्वास नहीं था कि वो शायद ही अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे, इसलिए उन्होंने वो उम्मीद छोड़ दी थी। आगे लेखक कहते हैं, लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही और हंसी मजाक शुरू हो गया, यानी चालू हो गया। लोक यानी लोक जो बच्चों कहते हैं वो मृत्यु लोक, इस संसार को। प्रयाण शब्द है यहाँ पर, एक प्रयाण का मतलब होता है प्रस्थान करना, चले जाना है। बेताबी, बेचैनी, तनाव, चिंता। अब यहाँ लेखक बताते हैं, ऐसा लग रहा था कि पूरी जिंदगी इसी बस में गुजारनी पड़ेगी, इससे मृत्यु लोक को प्रस्थान कर चले जाना होगा। सारी जिंदगी इसी बस में गुजार जानी है। प्राण भी शायद इसी बस के द्वारा ही निकल जाएं, ऐसा संभव था। अब लेखक को ऐसा लगने लगा कि इस धरती पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। आखिरी मंजिल ये बस थी, पता नहीं ये कहाँ ले जाएगी। बेचैनी, मन में तरह तरह के ख्याल, तरह तरह की चिंताएं अब खत्म हो गईं। अब भरोसा ही नहीं था, बस ने तो मंजिल तक पहुंचाना ही नहीं है, अतः शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। आराम से इत्मीनान से बैठ गए। जितने भी यात्री थे सब आपस में हंसी मजाक करने लगे और लेखक के जो मित्र थे वह भी अब अपना समय हंसी मजाक के द्वारा ही व्यतीत करने लगे। तो बच्चों, आपने इस चैप्टर का पूरी ये व्याख्या यहाँ पर हमारी पूरी हो जाती है और देखा कितना अच्छा चैप्टर है कि किस तरीके से व्यक्ति अपनी जान को पुरानी चीज़ों के सहारे जोखिम में डाल देता है। इसलिए इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। यहीं पर लेखक ने इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से वर्णन किया है और एक ये व्यंग्यात्मक लेखक की रचना है। बच्चों, अब इसमें आपको यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए जा रहे हैं, ये आपको अपने हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। आगे बस की यात्रा चैप्टर से ही आपके ये अभ्यास प्रश्न हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? यह आपका पहला प्रश्न है, कारण बताएं से। दूसरा प्रश्न है आपका, कारण बताएं से, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने ये सलाह क्यों दी? उसके बाद तीसरा प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा?
उसके बाद आप चौथा प्रश्न देखिए, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था। उसके बाद प्रश्न 6 है आपका पाठ से आगे से, इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था। इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। उसके बाद बच्चों आपका ये कुछ इस चैप्टर से संबंधित भाषा की बात आता है। इसमें ये आपका पहला प्रश्न है, इस प्रश्न को आप संक्षेप में भी लिख सकते हैं। पहला प्रश्न आपका वाक्य प्रयोग से संबंधित है। इसमें ये वाक्य दे रखे हैं जिनका आपको प्रयोग करके लिखना है। वाक्य प्रयोग आप अपने शब्द में भी, अपनी भाषा में भी इनसे भिन्न भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न के अंतर्गत आपको कारक प्रयोग करना है। आपको पता ही है कि हमारे 8 कारक होते हैं, तो ये कारक प्रयोग से संबंधित आपका प्रश्न है। प्रश्न को आप संक्षेप में लिख सकते हैं और उत्तर आपको पूरा लिखना है। तीसरा प्रश्न भी आपका वाक्य प्रयोग से संबंधित है और ये आपको इसमें रफ्तार और गुजरना शब्द का वाक्य प्रयोग करना है। पांचवा प्रश्न में आपको विशेषण से संबंधित है। इसमें आपको गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण लिखना है, इसलिए प्रश्न को आप अपने अनुसार संक्षेप में लिख सकते हैं। उसके यहाँ पर ये आपका ये चैप्टर अब कंप्लीट होता है और अपना कार्य बहुत ही स्वच्छतापूर्वक साफ सुथरा करके करेंगे। थैंक यू।